बच्चों, आज हम आपके लिए लाए हैं एक खास रीकैप वीडियो जिसमें शामिल है मजेदार, रोमांचक और सीख देने वाली कहानियां। बच्चों जरा सोचो, अगर तुम सो रहे हो और कोई तुम्हारी चीजें उठाकर खुद पहन ले और फिर वो तुम्हारी नकल भी करने लगे, तो क्या करोगे? रोओगे, चिल्लाओगे या फिर दिमाग लगाओगे? आज की कहानी में एक टोपी वाला है, बहुत सारे शरारती बंदर हैं और एक ऐसा मजेदार आइडिया है जो सबको हंसा देगा। और हाँ, एक प्यारा सा सवाल, अगर बंदर तुम्हारी नकल करे तो क्या तुम भी उनकी नकल करोगे? सोचो सोचो, जवाब कहानी के अंत में। एक प्यारे से गांव में पंछी चहचहा रहे थे। हवा हल्की हल्की चल रही थी। ऐसे ही गांव के रास्ते पर एक टोपी बेचने वाला आदमी अपनी टोकरी उठाए चला जा रहा था। वह रोज गांव गांव घूमता और ऊंची आवाज में कहता, टोपी, ले लो टोपी, नई नई रंग बिरंगी टोपी। उसकी टोकरी में लाल टोपी, पीली टोपी, नीली टोपी और हरी टोपी थी। चलते चलते टोपी वाला बहुत थक गया। उसके कदम अब धीमे धीमे पड़ने लगे। वह रुककर बोला, अरे बाप रे! आज तो सच में बहुत चल लिया। पैरों में दर्द हो गया है और सिर भी भारी लग रहा है। लगता है थोड़ी देर आराम करना ही पड़ेगा। बच्चों, अगर आप बहुत थक जाओ तो क्या करते हो? आराम या शरारत? उसने चारों ओर देखा। सामने एक बड़ा घना पेड़ था, जिसकी छाया ठंडी और सुकून भरी लग रही थी। टोपी वाला उस पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। उसने अपनी टोकरी आहिस्ता से पास में रखी, पीठ को पेड़ के तने से टिकाया और गहरी सांस ली। ठंडी हवा धीरे धीरे चल रही थी। पत्तों की सरसराहट लोरी जैसी लग रही थी। उसकी आंखें अपने आप धीरे धीरे बंद होने लगीं और कुछ ही पलों में टोपी वाला मीठी नींद में सो गया। लेकिन बच्चों, यहीं से शुरू हुई शरारत। उस बड़े पेड़ पर बहुत सारे शरारती बंदर रहते थे। एक बंदर ने नीचे झांका और बोला, अरे, ये क्या है? दूसरा बोला, अरे वाह, टोपी! तीसरा बंदर खुशी से चिल्लाया, चलो चलो, खेलते हैं। बच्चों, जब बंदर खेलते हैं तो क्या शांति रहती है, या पूरा हंगामा। सारे बंदर फटाफट पेड़ से नीचे कूद पड़े। उन्होंने टोपी वाले की टोकरी खोली और एक एक करके सारी टोपियां निकाल ली। हा 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 हा। कितनी मजेदार टोपियां! कुछ ही पलों में सारे बंदर वापस पेड़ पर चढ़ गए और अब हर बंदर के सिर पर एक टोपी थी। देखो, मेरी लाल टोपी और मेरी पीली, मेरी नीली सबसे सुंदर है। पेड़ पूरा हंसी और शोर से भर गया। लेकिन बच्चों, अब जागने वाला था टोपी वाला। थोड़ी देर बाद टोपी वाले की नींद धीरे धीरे खुलने लगी। उसने करवट बदली और आंखें मलते हुए उठकर बैठ गया। वह मुस्कुराकर बोला, आह, क्या मजेदार नींद आई है। लगता है सारी थकान जैसे उड़न छू हो गई। उसने आलस में अपनी बाहें फैलाईं, पीठ सीधी की और इधर-उधर देखा। फिर अचानक उसकी नजर अपनी टोकरी पर पड़ी। टोपी वाला थोड़ा झुका और टोकरी के अंदर ध्यान से देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। टोकरी पूरी की पूरी खाली थी। उसकी आंखें एकदम फैल गईं, मुंह खुला रह गया और दिल जोर से धड़क उठा। वह हैरानी से बोला, अरे, ये क्या? मेरी टोपियां कहाँ चली गईं? उसने इधर देखा, उधर देखा, फिर ऊपर देखा और बस, वह तो हैरान ही रह गया। पेड़ के ऊपर सारे बंदर टोपी पहने बैठे थे। टोपी वाला बोला, अरे बाप रे! बंदरों ने मेरी टोपियां पहन ली। उसने गुस्से से उंगली दिखाई और कहा, अरे भाई बंदर, मेरी टोपियां वापस कर दो। लेकिन क्या हुआ? बंदरों ने भी उंगली दिखाई। टोपी वाला बोला, मेरी टोपियां दो। बंदर बोले, मेरी टोपियां दो। बच्चों, अगर कोई आपकी नकल करे तो क्या आपको गुस्सा आएगा या हंसी आएगी? टोपी वाला परेशान हो गया। वह कभी बैठता तो बंदर भी बैठते। वह खड़ा होता तो बंदर भी खड़े होते। वह ताली बजाता तो बंदर भी ताली बजाते। तभी टोपी वाले के दिमाग में एक चमकदार आइडिया आया। वह खुशी से बोला, अरे, ये तो मेरी नकल कर रहे हैं। टोपी वाला मुस्कुराया। उसने अपनी टोपी निकाली और पहले सिर पर रखी। बंदरों ने भी अपनी टोपियां ठीक की। फिर टोपी वाले ने मुस्कुराते हुए जोर से अपनी टोपी हवा में उछाल दी। टोपी घूमती हुई ऊपर ऊपर आसमान की ओर चली गई। और बच्चों, जो हुआ वो बहुत मजेदार था। पेड़ के ऊपर बैठे सारे शरारती बंदरों ने एक दूसरे को देखा, हंसते हुए चिल्लाए, हा हा हा।
और फिर एक साथ सारे बंदरों ने अपनी अपनी टोपियां हवा में उछाल दी। लाल, पीली, नीली, हरी सारी टोपियां आसमान में उड़ने लगीं जैसे रंग बिरंगे गुब्बारे हों। टोपी वाला झटपट आगे बढ़ा, सारी टोपियां एक एक करके इकट्ठी कर ली। वह हंसते हुए बोला, हाँ हाँ हाँ, मिल गई मेरी सारी टोपियां। बंदर ऊपर पेड़ से देखते रह गए। टोपी वाले ने सारी टोपियां फिर से टोकरी में रखी। वह मुस्कुराया और बोला, धन्यवाद बंदर भाई, आज तुमने मेरा दिन बचा दिया। और हंसते हुए अपने रास्ते चल पड़ा। बच्चों, याद है शुरू में पूछा था, अगर बंदर तुम्हारी नकल करें तो क्या तुम भी उनकी नकल करोगे? जवाब है हाँ, लेकिन समझदारी से। और बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, हर समस्या लड़ाई से नहीं दिमाग से हल होती है। बच्चों, क्या तुम्हें पता है, एक ऐसा बगीचा है जहां दिन में कोई भी नहीं जा सकता, जो दिन में बिल्कुल सूना रहता है। न फूल, न खुशबू, न रंग, लेकिन जैसे ही रात हो वो बगीचा चमक उठे, तारों जैसा, जादू जैसा। आखिर ऐसा क्या होता है उस बगीचे में जो सिर्फ रात को ही जागता है? और एक प्यारा सा सवाल, अगर तुम्हारे एक अच्छे काम से एक जादुई फूल खिल सकता हो तो आज तुम कौन सा काम चुनोगे? सोचो सोचो, जवाब कहानी के अंत में बताऊंगा। गांव के बीचों बीच एक बहुत पुराना, बहुत रहस्यमयी बगीचा था। लोग उसे कहते थे रात गुलिस्तां, यानी रात में खिलने वाला बगीचा। दिन में यह बगीचा बिल्कुल साधारण लगता था। सूखी मिट्टी, खामोश पेड़, ना रंग, ना फूल, ना तितलियां। लोग कहते थे यह तो बंजर जमीन है। लेकिन लेकिन बच्चों, हर रात यह बगीचा किसी सपने की तरह बदल जाता था। जैसे ही सूरज डूबता और आसमान गहरा नीला होता, एक जादू होता है। नीले, गुलाबी, बैंगनी, सुनहरे फूल एक एक करके खिलने लगते, जैसे तारे जमीन पर उतर आए हों। जुगनू हवा में नाचते, मीठी सी खुशबू पूरे गांव में फैल जाती। लेकिन सवाल यह था, यह बगीचा सिर्फ रात में ही क्यों खिलता है? एक शाम आरव, मीरा और छोटू हाथी आपस में बात कर रहे थे। आरव सोचते हुए बोला, मीरा, क्या तुमने कभी सोचा है ये बगीचा दिन में क्यों नहीं खिलता? मीरा हैरानी से बोली, हाँ, रात में तो जादू होता है, दिन में सब गायब। छोटू हाथी उत्सुकता से बोला, चलो आज रात हम खुद देखने चलते हैं। और यही फैसला उन्हें एक जादुई रहस्य तक ले जाने वाला था। घड़ी में जैसे ही 8 बजे, फूल पटाखों की तरह खिल उठे। पेड़ों पर चांदी जैसे पत्ते चमकने लगे। बेलें हरी नियॉन रस्सियों जैसी दिखने लगी। मीरा फुसफुसाकर बोली, वाह, ये तो सपने जैसा है। तभी एक चमकते सूरजमुखी के पीछे से एक छोटी सी आकृति निकली। एक बूढ़ी प्यारी परी, दादी फूल परी। उसकी साड़ी चांदनी जैसी चमक रही थी, बाल रुई जैसे मुलायम। वह मुस्कुराई। दादी फूल परी बोली, बच्चों, क्या तुम जानते हो यह बगीचा रात में ही क्यों खिलता है? तीनों ने ना में सिर हिला दिया। दादी फूलपरी ने अपनी छड़ी जमीन पर टैप टैप किया। जादुई निशान चमके। दादी फूलपरी बोली, यह बगीचा बच्चों के अच्छे व्यवहार से चलता है। आरव चौंक कर बोला, अच्छे व्यवहार से? दादी फूलपरी प्यार से बोली, हाँ बेटा, जब बच्चे शेयर करते हैं, मदद करते हैं, प्यार से बात करते हैं, बड़ों की सुनते हैं, तो यह बगीचा उनकी अच्छाई को जमा कर लेता है। और अब आने वाला था एक छोटा सा डर। मीरा घबराकर बोली, अगर बच्चे शरारत करें तो? दादी फूलपरी उदास हो गई। दादी फूलपरी बोली, पिछली 3 रातों से फूल कम खिल रहे थे क्योंकि बच्चे लड़ रहे थे और मदद नहीं कर रहे थे। तीनों दोस्त एक दूसरे को देखने लगे। आरव दृढ़ता से बोला, दादी, हम चाहते हैं ये बगीचा हर रात खिले। मीरा बोली, हमें बताइए क्या करना होगा? छोटू हाथी बोला, मैं तो आज से हर किसी की मदद करूंगा। दादी फूलपरी मुस्कुराई, एक बच्चे का एक अच्छा काम यहाँ एक नया फूल बनाता है। अगली सुबह आरव ने देखा कि उसकी माँ धूप में खड़ी भारी पानी की बाल्टी भरने की कोशिश कर रही थी। उसने तुरंत आगे बढ़कर कहा, माँ, आप रुकिए, मैं करता हूं। आरव ने पूरी ताकत लगाकर बाल्टी को नल के नीचे रखा। पानी भरते समय उसके चेहरे पर खुशी और जिम्मेदारी दोनों थी। बाल्टी भरते ही वह सावधानी से उसे उठाकर माँ के पास ले गया। माँ ने मुस्कुराकर आरव के सिर पर हाथ फेरा और कहा, मेरा बेटा बड़ा हो रहा है। उधर मीरा आंगन में बैठी थी। उसके पास कई रंग बिरंगे खिलौने थे। पास ही कुछ छोटे बच्चे चुपचाप उसे देख रहे थे। मीरा ने उनकी आंखों में इच्छा देखी तो वह मुस्कुराई।
उसने अपने प्यारे खिलौने एक एक करके छोटे बच्चों को देने शुरू किए। कोई गेंद लेकर उछल पड़ा, कोई गुड़िया को गले लगाने लगा। मीरा के चेहरे पर सच्ची खुशी चमक उठी। उसे समझ आ गया था कि खिलौने बांटने से खुशी दोगुनी हो जाती है। तभी छोटू हाथी ने देखा कि एक बूढ़े चाचा रास्ते में भारी बोरा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके हाथ कांप रहे थे और कदम धीमे पड़ गए थे। छोटू हाथी तुरंत दौड़ा। उसने अपनी मजबूत सूंड से बोरे को थाम लिया। चाचा, मैं मदद करता हूं, जैसे उसकी आंखें कह रही थी। बोरा आसानी से उठ गया। चाचा हैरान भी हुए और बहुत खुश भी। उन्होंने प्यार से छोटू हाथी को देखा और कहा, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। और अच्छाई धीरे धीरे फैलने लगी। बच्चों ने झगड़े छोड़े, मुस्कुराकर बात की, मदद की। पूरा गांव बदलने लगा। सूरज डूबा, लोग रात गुलिस्तान के पास इकट्ठा हुए। बगीचा शांत, अंधेरा। सबने सांस रोक ली। बूम, एक सुनहरा फूल फूटा। फिर 100 गुलाबी, फिर 1000 नीले। पूरा बगीचा मिल्की वे जैसा चमक उठा। गांव वाले खुश, बच्चे हंस रहे थे। छोटू हाथी खुशी से अपनी सूंड हवा में लहराने लगा। दादी फूलपरी ताली बजाती हुई प्रकट हुई। दादी फूलपरी बोली, तुमने बगीचे को अच्छाई से भर दिया। बच्चों, याद है शुरू में पूछा था, अगर एक अच्छे काम से जादुई फूल खिल सके तो कौन सा काम चुनोगे? आरव मुस्कुराकर बोला, मदद करना। मीरा बोली, शेयर करना। छोटू हाथी बोला, दयालु रहना। और बच्चों, इस दिन ने सिखाया कि अच्छाई दिखती नहीं, लेकिन दुनिया को खिलने पर मजबूर कर देती है। चलो, अगली जादुई कहानी में फिर मिलेंगे। बच्चों, जरा सोचो, अगर एक पुरानी धूल भरी लालटेन अचानक अपने आप जल उठे और उसकी रोशनी में एक धुंधली सी तस्वीर दिखाई दे, जैसे कोई बच्चा मदद के लिए पुकार रहा हो, तो क्या होगा? आज आरव, मीरा और छोटू हाथी इसी जादुई लालटेन का सबसे बड़ा राज खोलने वाले हैं। लेकिन कहानी शुरू होने से पहले एक प्यारा सा सवाल। अगर एक जादुई लालटेन आपका एक अच्छा काम दिखाए तो बच्चों, वो कौन सा काम चमकेगा सबसे पहले? सोच कर रखो, जवाब कहानी के अंत में मिलेगा। शाम ढल रही थी। आसमान में हल्की सुनहरी रोशनी बची थी। आरव अपनी पुरानी टोकरी लेकर घर से बाहर निकला और जोर से बोला, मीरा, छोटू हाथी, जल्दी आओ, मुझे कुछ मिला है। मीरा दौड़ते हुए बोली, क्या मिला? फिर कोई नई खोज? छोटा हाथी उत्साह में बोला, चलो जल्दी चलें, मैं बहुत उत्सुक हूं। आरव ने टोकरी खोली। अंदर एक पुरानी धूल भरी लालटेन पड़ी थी, लेकिन उसके अंदर हल्की सी सुनहरी चमक थी। मीरा बोली, अरे, ये तो चमक रही है। छोटू हाथी बोला, क्या यह जादुई लालटेन है? बच्चों, उन्हें नहीं पता था कि यह लालटेन यादें दिखाती है, अच्छी यादें। तीनों लालटेन लेकर बड़े बरगद के पीछे वाली खाली जगह पर पहुंचे। जैसे ही मीरा ने लालटेन को छुआ, वह अपने आप जल उठी। मीरा बोली, ओह, मैंने तो इसे जलाया भी नहीं। अचानक लालटेन के अंदर एक धुंध सा बना और एक छोटा सा दृश्य दिखाई दिया। मीरा एक छोटे बच्चे को पानी पिला रही थी। मीरा बोली, अरे, ये तो मैंने परसों किया था। आरव बोला, मतलब ये लालटेन हमारे अच्छे काम याद रखती है? छोटू हाथी उत्साहित होकर बोला, तो मेरे अच्छे काम भी दिखेंगे ना? लेकिन बच्चों, लालटेन सिर्फ दिखाती नहीं थी, वह हमें अच्छा बनने की याद भी दिलाती थी। लालटेन फिर से चमकी। अब इसमें आरव दिखाई दिया, एक बूढ़ी अम्मा का टूटा घड़ा उठाकर उन्हें घर तक पहुंचाता हुआ। छोटू हाथी बोला, वाह आरव, तुमने अच्छा काम किया था। आरव शर्माकर बोला, वो तो मैंने बस ऐसे ही कर दिया था। लालटेन और चमकी जैसे कह रही हो, अच्छे कामों को कभी हल्का मत समझो। अब लालटेन में छोटू हाथी दिखा, एक बच्चे की पतंग पेड़ से उतार कर देते हुए। छोटू हाथी बोला, देखो, मैंने भी मदद की थी। मीरा हंसकर बोली, हाँ छोटू हाथी, तुम तो बहुत मददगार हो। लालटेन धीरे से चमकी, जैसे वह छोटू पर भी गर्व कर रही हो। लेकिन अचानक लालटेन कांपने लगी, क्योंकि अब एक अधूरी याद आ रही थी। लालटेन में धुंधली तस्वीर बनी, एक बच्चा रो रहा था, लेकिन पता नहीं चल रहा था कहाँ है, क्या हुआ। मीरा बोली, ये कौन है? आरव बोला, शायद यह वो समय है जब हमने मदद नहीं की थी। छोटू हाथी धीमी आवाज में बोला, अगर वह सच में मुसीबत में है तो हमें उसे ढूंढना चाहिए।
और अब लालटेन उन्हें उस बच्चे तक ले जाने वाली थी। तीनों लालटेन को उठाकर गांव में घूमने लगे। जहां भी वे जाते, लालटेन हल्की हल्की चमक देती, जैसे कोई अदृश्य उंगली रास्ता दिखा रही हो। कभी वह रोशनी दाईं ओर मुड़ जाती, कभी बाईं ओर, और तीनों बिना सवाल किए उस चमक के पीछे पीछे चलते गए। थोड़ी देर बाद वे नदी के पास पहुंच गए। चारों तरफ सन्नाटा था और अंधेरा इतना घना था कि कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी कहीं दूर से एक बच्चे के रोने की आवाज आई। मीरा घबराकर बोली, सुनो, किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। आरव ने चारों ओर देखा, लेकिन अंधेरे में उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। छोटू हाथी धीमी आवाज में बोला, आवाज यहीं से आ रही है, लेकिन बच्चा दिख क्यों नहीं रहा। तभी अचानक लालटेन जोर से चमकी। उसकी रोशनी सीधे उस दिशा में गई जहां से रोने की आवाज आ रही थी। और उसी रोशनी में तीनों ने देखा, नदी के पास की गीली मिट्टी में एक छोटा बच्चा फंसा हुआ था। मीरा चिल्लाई, यही है, वही बच्चा। आरव बोला, चलो जल्दी मदद करें। आरव ने पास पड़ी एक मजबूत लकड़ी उठाई और उसे बच्चे की तरफ बढ़ाते हुए बोला, इसे पकड़ो, डरना मत। छोटू हाथी बोला, मैं मिट्टी हटाता हूं, तुम दोनों उसे पकड़ो। छोटू हाथी अपनी सूंड से गीली मिट्टी हटाने लगा। मीरा ने बच्चे का हाथ थाम लिया। आरव ने लकड़ी के सहारे बच्चे को बाहर खींचने का प्रयास किया। तीनों ने बहुत हिम्मत की, पूरा जोर लगाया, और आखिरकार बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल ही लिया। बच्चा बाहर आकर बहुत खुश हो गया। उसके चेहरे पर मुस्कान देखकर आरव, मीरा और छोटू हाथी तीनों को बहुत गर्व महसूस हुआ। और उसी पल लालटेन तेजी से चमक उठी, जैसे कह रही हो, अब याद पूरी हुई। लेकिन बच्चों, लालटेन के पास एक आखिरी याद भी थी। अब लालटेन में पूरा गांव दिखाई दिया, हर कोई एक दूसरे की मदद करता हुआ। कोई पानी दे रहा था, कोई लकड़ी उठाने में मदद कर रहा था। छोटू हाथी बोला, वाह, अगर सब ऐसे मिलजुल कर रहें तो गांव कितना सुंदर लगेगा। मीरा बोली, हाँ। अच्छा, काम फैलता है। आरव बोला, शायद लालटेन हमें यही सिखाने आई है। और अब लालटेन अपना अंतिम संदेश देने वाली थी। लालटेन धीरे धीरे ऊपर उठी और उसकी सुनहरी रोशनी में एक नरम आवाज गूंजी, अच्छे काम याद नहीं रहते, अच्छे काम फैलते हैं। छोटू हाथी बोला, मतलब हमें हर दिन कोई अच्छा काम करना चाहिए। मीरा बोली, हाँ, चाहे छोटा हो या बड़ा, हर अच्छा काम मायने रखता है। आरव ने सिर हिलाया। लालटेन की रोशनी कम होती गई और वह धीरे से जमीन पर रखी रह गई। बच्चों, शुरू में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, अगर एक जादुई लालटेन आपके अच्छे काम दिखाए तो सबसे पहले कौन सा काम चमकेगा? जवाब है, वही अच्छा काम जो आप दिल से करते हो। कोई कितना बड़ा या छोटा है, इससे फर्क नहीं पड़ता। ईमानदारी से किया गया हर छोटा सा अच्छा काम दुनिया में रोशनी फैलाता है। तो बच्चों, वादा करो, आज से हर दिन एक अच्छा काम जरूर करोगे, क्योंकि अच्छे काम याद नहीं रहते, अच्छे काम फैलते हैं। फिर मिलेंगे अगली जादुई कहानी में। बच्चों, जरा ध्यान से देखो, यह है गांव का छोटा सा पुल जिस पर रोज सब चलते हैं। लेकिन आज कड़ाक, एक लकड़ी हिल गई। नदी नीचे तेज बह रही है। और अगर ये पुल टूट गया तो गांव का क्या होगा? और सबसे बड़ी बात, क्या तीन छोटे दोस्त इतना बड़ा काम कर पाएंगे? अब बच्चों, एक मजेदार सवाल, अगर तुम्हें एक टूटा हुआ पुल ठीक करना हो तो सबसे जरूरी क्या होगा? मजबूत लकड़ी, लंबी रस्सी, या फिर छोटू हाथी की ताकत? सोचो सोचो, जवाब कहानी के अंत में बताएंगे। गांव की सुबह बहुत ही प्यारी थी। हल्की हवा, हरी घास और नदी की मीठी आवाज। आरव दौड़ते हुए आया और बोला, मीरा, छोटू हाथी, आज हम नदी के पुल तक चलेंगे। मीरा मुस्कुराकर बोली, हाँ, उस पुल के पास की हवा बहुत ठंडी और मजेदार होती है। छोटू हाथी ने सिर हिलाकर कहा, चलो चलो, मुझे भी आज बाहर घूमने का मन है। तीनों खुश होकर रास्ते पर निकल पड़े। रास्ते में पेड़ झूम रहे थे, बकरियां घास खा रही थीं और बच्चे खेल रहे थे। छोटू हाथी बोला, अरे वाह, आज तो गांव बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। मीरा बोली, हाँ, नदी के पास चलकर और भी अच्छा लगेगा। लेकिन बच्चों, पुल के पास पहुंचते ही इन तीनों को एक बड़ी समस्या दिखने वाली थी। नदी के पास पहुंचकर आरव ने देखा कि छोटा लकड़ी का पुल थोड़ा टेढ़ा लग रहा है। उसने बोला, अरे, ये आज इतना हिल क्यों रहा है? मीरा ने लकड़ी को छुआ। ओह,
ये तो बहुत कमजोर है। छोटू हाथी ने पुल पर जरा सा कदम रखा और कड़क की आवाज आई। छोटू बोला, अरे नहीं, ये तो टूटने वाला है। सच में अगले ही पल दो लकड़ी की पट्टियां नीचे गिर गईं। आरव बोला, ओह, अब तो कोई भी नदी पार नहीं कर पाएगा। दूसरी तरफ के गांव वाले चिल्ला रहे थे, अरे बच्चों, पुल टूट गया, अब हम कैसे आएंगे? और बच्चों, इस पल से एक बड़ा काम उनके सामने खड़ा था। मीरा बोली, आरव, हमें कुछ करना चाहिए। आरव बोला, हाँ, अगर हम मदद करेंगे तो शायद जल्दी ठीक हो जाएगा। छोटू हाथी ने अपनी सूंड ऊपर उठाते हुए कहा, मैं भी पूरा सहयोग करूंगा। हम तीनों मिलकर पुल बनाएंगे। मीरा बोली, वाह छोटू, तुम तो असली टीम प्लेयर हो। आरव बोला, चलो पहले देखते हैं कि क्या क्या चाहिए। लेकिन बच्चों, पुल बनाना आसान नहीं था। इसके लिए कल्पना, मेहनत और टीम वर्क तीनों चाहिए थे। आरव बोला, हमें मजबूत लकड़ी चाहिए जो पानी सह सके। मीरा ने कहा, और रस्सी चाहिए ताकि सब पट्टियां अच्छी तरह जुड़ जाए। छोटू हाथी बोला, मैं जंगल की तरफ देखता हूं, वहां थी कुछ सूखी मजबूत लकड़ी। वह दौड़कर गया और थोड़ी देर में बड़ी बड़ी अच्छी लकड़ियां लेकर लौटा। छोटू बोला, देखो, ये बहुत मजबूत हैं। मीरा ने अपने घर से रस्सियां, कीलें और हथौड़ा लाया। वह बोली, अब हमारे पास सब सामान है। आरव बोला, हम कर सकते हैं। लेकिन बच्चों, क्या उनका पहला प्रयास सफल होगा? आरव और छोटू हाथी ने एक लकड़ी की पट्टी रखी। मीरा ने रस्सी से बांधने की कोशिश की। छोटू हाथी बोला, मैं इसे कसकर पकड़ता हूं, तुम बांधो। लेकिन जैसे ही रस्सी खींची, पट्टी तिरछी होकर नीचे गिर गई। मीरा बोली, ओह, ये तो बिल्कुल भी नहीं टिक रही। आरव बोला, हम हमें पहले नीचे की नींव मजबूत करनी होगी। छोटू हाथी बोला, नींव का काम मुझे करने दो, मैं बड़ा और मजबूत हूं। उसने एक मोटी लकड़ी जमीन में गाड़ दी और बोला, अब तुम पट्टी रखो। इस बार पट्टी ठीक से टिक गई। लेकिन तभी एक और समस्या आ गई। अचानक नदी का पानी बढ़ने लगा। बहाव तेज हो गया। मीरा बोली, अरे, अगर पानी और बढ़ा तो सारी लकड़ियां बह जाएंगी। आरव बोला, हमें बहुत जल्दी काम करना होगा। छोटू बोला, चिंता मत करो, हम तीनों मिलकर बना लेंगे। तीनों और तेजी से काम करने लगे। छोटू लकड़ी पकड़ता, मीरा रस्सी बांधती, आरव उन्हें कसकर खींचता। पर असली रुकावट अभी बाकी थी। तेज बहाव में एक बड़ा लकड़ी का लट्ठा पुल के नीचे फंस गया। वह पूरा पुल हिला रहा था। मीरा बोली, अगर ये नहीं निकला तो पुल टिकेगा ही नहीं। छोटू हाथी बोला, मैं इसे हटाने की कोशिश करता हूं। वह पानी में उतरा जहां पानी कम था और अपनी सूंड से जोर लगाया। कुछ सेकंड की मेहनत के बाद लट्ठा बहाव में दूर चला गया। आरव बोला, छोटू, तुमने कमाल कर दिया। छोटू मुस्कुराकर बोला, टीम वर्क हो तो सब आसान है। अब पुल बनने से सिर्फ एक कदम दूर थे। तीनों बच्चों ने रुककर एक बार फिर अपने काम को ध्यान से देखा। सारी लकड़ियां अब सही जगह पर जमी हुई थीं। रस्सियां मजबूती से बंधी थीं, हर गांठ कसकर जमी हुई। नदी के ऊपर खड़ा पुल अब पहले जैसा कमजोर नहीं लग रहा था। पुल एकदम नया और मजबूत लग रहा था। मीरा बोली, वाह, हमने सच में पुल बना दिया। अब सब लोग आराम से नदी पार कर पाएंगे। आरव बोला, यह सिर्फ पुल नहीं, ये हमारी दोस्ती का पुल है। दूसरी तरफ के गांव वाले खुशी से चिल्लाए, शाबाश बच्चों, शाबाश छोटू हाथी। छोटू बोला, हम सबने मिलकर बनाया है, इसलिए यह पुल हमेशा मजबूत रहेगा। सब लोग पुल पार कर सके। बच्चे, किसान, बूढ़े, सब सुरक्षित थे। बच्चों, याद है शुरू में पूछा था कि अगर तुम्हें एक टूटा हुआ पुल ठीक करना हो तो सबसे जरूरी क्या होगा? तो बच्चों, जवाब है, लकड़ी भी जरूरी थी, रस्सी भी जरूरी थी, लेकिन सबसे जरूरी था तीनों की दोस्ती और टीम वर्क। जब दिल मिलते हैं तो टूटे हुए रास्ते भी मजबूत पुल बन जाते हैं। चलो, अगली कहानी में फिर मिलेंगे। तो बच्चों, ये थी आज की कहानी। आशा है आपको मजा आया होगा और कुछ नया सीखने को भी मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेबी भारत टीवी को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे अगली प्यारी कहानी में। तब तक मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद।